नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 दिसंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला आर्टिकल है लो टोबैको टैक्स पुअर हेल्थ। देखिए, यहां पे ऑथर ऐसा बोल रहा है कि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से टोबैको के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं इंडिया के अंदर वो कम है, और वो हर प्रकार के टोबैको की बात हो रहा है, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे वो गुटखा जो कहते हैं ना, गुटखा खाते हैं लोग, पान मसाला खाते हैं लोग। तो ये इस प्रकार के टबैको यूज के ऊपर जीएसटी के बाद से टैक्सेस कम हुए हैं। उसके चलते सरकार के पास पैसा जा रहा है कम, लोगों की हेल्थ हो रही है खराब, और ओवरऑल ये टोबैको की कंपनीज भर भर के पैसा कमा रही हैं। तो ये क्या क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, इनको यहाँ पे देखेंगे। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे एक मैं डिस्कस करूंगा कि कर्नाटका के अंदर एक एंटी कन्वर्जन लॉ पास हो रहा है। अब देखिए, लव जिहाद के मैटर को लेके गुजरात में, उत्तर प्रदेश में नियम कानून पास हुए हैं कि भाई ठीक है, शादी के बाद धर्म परिवर्तन फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा बोला जाता है कि हिंदू लड़कियों से, क्रिश्चियन लड़कियों से शादी करके लव जिहाद कर रहे हैं मुस्लिम युद्ध। इस प्रकार की बातों के चलते बहुत पॉलिटिक्स हुई है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन कर्नाटका में जो एंटी कन्वर्जन लॉ आ रहा है, ये इस कंटेक्स्ट में आ रहा है कि भाई जो क्रिश्चियन मिशनरीज हिंदू लोगों का क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्जन कर रहे हैं, इस कंटेक्स्ट में कर्नाटका में एंटी कन्वर्जन लॉ है। तो यहां पे दूसरे धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, लव जिहाद की बात नहीं हो रही है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। फिर इसके बाद एक हम आर्टिकल देखेंगे, हाई एलपीजी क्राइसिस आर स्कॉर्चिंग द पॉल्यूशन फाइट। ये आर्टिकल लिखा है शालू अग्रवाल, सुनील मानी ने। और इनका क्या कहना है, इनका ये बोलना है कि भाई देखो, ये एक्चुअली में जुड़े हुए हैं काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर के साथ, प्रोग्राम एसोसिएटेड। तो इनका बोलना है कि भाई एलपीजी के सिलेंडर्स के ऊपर जो सब्सिडी मिलती थी वो कम हुई है। क्यों कम हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 10 लाख से ज्यादा अगर आप सालाना कमाते हो तो ही आपको एलपी मतलब तब आप एलपीजी सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं हो। 10 लाख से कम कमाते हो तो ही एलिजिबल हो। तो उस कंटेक्स्ट में अब एलपीजी सब्सिडी का जो क्वांटम है वो कम हो गया है, लेकिन एलपीजी सब्सिडी का यूज भी यहाँ पे कम हो गया है। तो ये जो काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर के द्वारा जो भी सर्वे कराई गई, जो भी इसके स्टैटिस्टिक्स हैं, और स्टैटिस्टिक्स के आधार पर जो बताया गया है कि भाई अभी के लिए जो एलपीजी सिलेंडर की कॉस्ट 900 रुपए चल रही है, इस 900 रुपए में तो भाई बहुत अच्छे से अच्छे लोग भी ओवरऑल एलपीजी के सिलेंडर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जिनके पास बहुत आसानी से बायोमास अवेलेबल है, वो बायोमास लकड़ी वगैरह को जला के अपनी खाना वगैरह बनाएंगे। तो क्या बातें यहाँ पे बताई जानी, इसको यहाँ पे देखेंगे। फिर भाई यूएस ने यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर दिया है चाइना के विंटर ओलंपिक्स का, जिसके बारे में आज के करंट अफेयर्स में मैंने बात की। लेकिन याद रखिएगा, वो जो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है, समझिए बात को, ऐसा नहीं कि अमेरिकन एथलीट्स नहीं जा रहे हैं, अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं जाएंगे वहां पे। आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये ओलंपिक गेम होते हैं तो एथलीट्स के साथ साथ कुछ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी जाते हैं। तो अमेरिकन एथलीट्स नहीं जाएंगे ऐसा नहीं बोल रहा है यूएसए, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है, अमेरिकन डिप्लोमेट्स नहीं जाएंगे एथलीट्स को अकंपनी करके, ऐसा बोला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पे अनाउंस किया, न्यूजीलैंड ने भी अनाउंस किया डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। तो इस कंटेक्स्ट में बात करेंगे इस आर्टिकल में। और ओमिक्रॉन से रिलेटेड एक आर्टिकल है कि ओमिक्रॉन में बहुत पैनिक फैल रहा, बट इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली एक बात तो क्लियर है कि ओमिक्रॉन फैलता बहुत तेजी से, लेकिन जिसको हो गया उसके अंदर मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। और साउथ अफ्रीका के अंदर ओमिक्रॉन जहां जहां हुआ है वहां पे ज्यादातर लोग अनवैक्सीनेटेड थे। तो हमें वैक्सीनेशन तेज करना है ओमिक्रॉन को हराने के लिए। ये इस आर्टिकल का जिस्ट है, डिटेल में मैं अभी आपके से इसके बारे में बात करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। हाई एलपीजी क्राइसिस आर स्कॉर्चिंग द एयर पॉल्यूशन फाइट। वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाया करती है मेरी लेक्चर्स की, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो भाई एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और पिछले साल से लेके अब तक 50% ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 2020 में एक एलपीजी सिलेंडर लगभग 600 रुपए का मिल रहा था, और इस साल एक एलपीजी सिलेंडर लगभग 900 रुपए का मिल रहा है। तो एक साल के अंदर 50% एलपीजी सिलेंडर के रिफिल का दाम बढ़ रहा है। अब ये बहुत तेज इंक्रीज है। इतनी तेज अगर दाम बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी प्रॉब्लम हो जाने वाली है। जो थोड़ा सा भी एवरेज हाउस होल्ड है वो एक बार को एलपीजी सिलेंडर लेने से पहले सोचेगा। और जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तब भैया सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। सॉलिड फ्यूल मतलब कि भाई जो कहते हैं ना कि जो गाय भैंस का गोबर होता है उससे कंडे बना लेते, कंडे को जला के खाना बना लिया, लकड़ी को जला के खाना बना लिया। तो ये जो सॉलिड फ्यूल्स को जला के खाना बनाया जाता है, इससे भाई बहुत तेजी से एयर पॉल्यूशन फैलता है और प्री मैच्योर डेथ्स होती हैं।
देखा जाए तो पूरी दुनिया में 6 लाख प्री मैच्योर डेथ्स होती हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। कौन बोलता है ये? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2019 का ये बोल रहा है। समझ गए? तो इस पर्टिकुलर सॉलिड फ्यूल की वजह से जो डेथ्स होती हैं, इनको कम करने के लिए, बीमारियों के इंसिडेंस को कम करने के लिए, ऐसा नहीं कि हमारी सरकार ने कुछ किया नहीं है, हमारी सरकार ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं। और जिसमें सबसे बड़ा स्टेप है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है? टेल दिस इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। लेट्स सी आपको कितना नॉलेज है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम बहुत पुरानी स्कीम है। तो ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम है, इसने 80 मिलियन सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर बांटे, मतलब 8 लाख एलपीजी कनेक्शन रूरल इलाके में बांटे। और ये कलेक्शन जो लीडिंग वुमेन मेंबर थी ना फैमिली की, उसके नाम पे यहाँ पे दिया गया। तो ठीक है, आप एक कह सकते हो कि एक प्रकार का एलपीजी रेवोल्यूशन था। हम लोग अपने रूरल घरों तक एलपीजी को पहुंचा रहे हैं। और देखा जाए तो एलपीजी के स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? तो अगर आप इंडिया रेजिडेंशियल एनर्जी सर्वे 2020 की बात करो, इसको कंडक्ट किसने किया है? तो CEEW ने, मतलब काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर ने किया है। और इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी एलपीजी ने ये पर्टिकुलर सर्वे करवाया। इस सर्वे से यह पता चला है कि भाई आज की डेट में इंडियन हाउस होल्ड्स में ज्यादातर जो हाउस होल्ड्स है वो खाना एलपीजी से बना रहे हैं, ना कि बायोमास से। ठीक है, अगर आज से 10 साल पहले चले जाओ, तो आज से 10 साल पहले केवल 30% घरों में खाना एलपीजी सिलेंडर में बनता था। लेकिन आज की डेट की अगर आप बात कीजिए तो 85% इंडियन घरों में एलपीजी का कलेक्शन है। और 71% इंडियन घरों में जो प्राइमरी कुकिंग फूल है वो एलपीजी है। मतलब कि 85% में कनेक्शन है और 71% लोग मेनली एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? उज्ज्वला स्कीम के कनेक्शंस देने के चलते, कंजम्पशन लिंक्ड सब्सिडीज के चलते, और एलपीजी की जो डिस्ट्रीब्यूशन की सप्लाई चेन है उसको हमने इंप्रूव किया है इसके चलते। तो नो डाउट कहीं ना कहीं ये जो एलपीजी गैस के कनेक्शंस देना, इसने एयर पॉल्यूशन के अगेंस्ट जो फाइट है उसको स्ट्रांग किया है। ओवरऑल अगर आप देखो तो रूरल इलाकों में ये जो सॉलिड फ्यूल की वजह से पॉल्यूशन होता था, इससे जो बीमारियां होती थी, इसको कम किया। लेकिन अभी भी हमने पूरी जंग यहां पे नहीं जीती है। अभी भी अगर आप देखो तो 30% इंडियन घर ऐसे हैं जो बायोमास पे डिपेंड करते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि एलपीजी के दाम बहुत ज्यादा है। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 85% इंडियन घरों के पास एलपीजी का कलेक्शन है, लेकिन केवल 71% लोग उसको प्राइमरी कुकिंग फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। 24% घर ऐसे हैं जो एलपीजी को तो रखते ही रखते हैं, साथ में बायोमास भी इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादातर केसेस में वो बायोमासी से बनाएंगे खाना, जरूरत पड़ गई तो एलपीजी से बना लिया। एलपीजी से बनाने में नुकसान क्या है? तो भाई गैस खरीदनी पड़ेगी, गैस खरीदनी पड़ेगी तो पैसा देना पड़ेगा, और पैसा लोग खत्म करना नहीं चाहते। उनकी गलती भी नहीं, उनके पास ज्यादा पैसा देखो है नहीं। ठीक है ना? और बायोमास का जो प्रयोग है वो ज्यादातर कंसंट्रेटेड है रूरल इलाके ऑफ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इनफैक्ट अर्बन स्लम्स में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आपको मुंबई, दिल्ली जैसी जगहों पे जो स्लम मिलेंगे ना, वहां पे भी लोग एलपीजी कनेक्शन होने के बावजूद आप कह लो कि इससे खाना बनाते हैं, बायोमास से। ठीक है, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि एलपीजी की होम डिलीवरी, एलपीजी की होम डिलीवरी एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आपके घर तक, डोर स्टेप तक एलपीजी सिलेंडर आ रहा है तो ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप जो लोग भी मेरा इस लेक्चर को सुन रहे हैं, सबके घर में एलपीजी सिलेंडर होगा खाना वगैरह बनाने के लिए। अब आप जस्ट एज्यूम करो कि आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर आ रहा है उसको लेने के लिए अगर आपको 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ जाए एक तरफ, और लौट के उस 5 किलोमीटर लौट के वो जो 17-18 किलो का वो जो सिलेंडर होता है उसको उठा के लाना पड़ जाए, दिमाग खराब हो जाए अच्छे अच्छे आदमी का। ठीक है ना? कितना भारी होता है वो सिलेंडर। बाइक पे लाना उसको मुश्किल है, कार सबके पास होती नहीं है। तो कुल मिला के घर तक इस सिलेंडर की डिलीवरी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बहुत सी जगहों पे नहीं होती है। समझ गए ना भाई? तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई। तो हम कर क्या सकते हैं ओवरऑल अपनी हवा को साफ करने के लिए? पहली बात तो जो पहले सब्सिडीज थी एलपीजी के ऊपर, उनको कुछ समय के लिए वापस लाना जरूरी है। ठीक है? अगर आप एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड की इनकम को देखो और अभी के समय पे जो एलपीजी सिलेंडर के दाम चल रहे हैं उसको देखो, तो एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड को अपनी कमाई का 10% महीना तो एलपीजी सिलेंडर पे ही खत्म करना पड़ेगा। वो नहीं करेगा खत्म, उसके पास उतने पैसे नहीं है। समझ गए? तो यहां पे करने की क्या जरूरत है? करने की जरूरत यह है
कि अगर हम पर सिलेंडर, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम पर सिलेंडर एलपीजी का दाम 450 रुपए तक ले आए, तो जो पैंडेमिक से पहले एलपीजी के यूजेज के जो स्टैटिस्टिक्स थे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम पर सिलेंडर 450 रुपए तक एलपीजी का दाम ले आए, तो लोग अपनी एवरेज मंथली इनकम का एक कम परसेंटेज यूज करके ओवरऑल एलपीजी के प्राइमरी यूज को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, बायोमास की तरफ जाने से लोगों को रोक सकते हैं। क्योंकि देखिए बायोमास इजिली अवेलेबल है, आप आराम से जाओ गाँव के इलाके में, तो बगल में पेड़ खूब होते हैं, पेड़ की लकड़ी काटी आके जला दिया, गाय भैंस खूब होती हैं, गोबर पात के कंडे बना लिए और उसको जला के आपका खाना बना लिया, तो उनके पास बायोमास की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप उनको बायोमास से अलग हटाना चाहते हो तो आपको एलपीजी अफोर्डेबल रखनी पड़ेगी, और एलपीजी की दाम 600 रुपए से 900 रुपए एक साल में हो गए हैं, तो भैया इतने हाई दाम में तो कोई एलपीजी इस्तेमाल करने वाला है नहीं। प्लस यहाँ पे एक और पॉइंट बताया जा रहा कि भाई जो लोग साल के 10 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है ना, वो एलपीजी सिलेंडर की उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब इस 10 लाख की लिमिट को आप वापस 2.5 लाख पे ले आओ, ठीक है। जो साल के 2.5 लाख से कम कमाते हैं, एक मिनट देखिए, अगर जो 10 लाख सालाना कमाते हैं, जो 2.5 लाख सालाना कमाता है, अगर आप लिमिट को 2.5 लाख ले आते हो सालाना कमाई की, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो 2.5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा कमा रहा है वो एलपीजी सब्सिडीज के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा कमाने वाले जो हाउस होल्ड्स है ना, उनके अंदर भी ठीक ठाक गरीबी है, अगर नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स ज्यादा है तो उनको एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो ये जो 10 लाख से 2.5 लाख करने वाला प्लान है, ये गड़बड़ है। प्लस वो घर जिनके पास एक नॉन कॉमर्शियल 4 व्हीलर व्हीकल है, इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप एलपीजी की सब्सिडी देना बंद कर दोगे तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ओवरऑल लोग बायोमास की तरफ जाएंगे, क्योंकि देखिए कार वगैरह रखना तो गांव में भी फैशन हो गया है। मैं भी अभी रिसेंटली भी गांव गया था अपनी नानी के, तो वहां पे घरों में कार मेरे को दिखने लगी थी, तो कार वगैरह लोग खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार के अगर आप स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से लोगों को एलपीजी की सब्सिडी देना बंद कर दोगे तो वो एक अच्छा स्टेप नहीं होगा, ऐसा यहाँ ऑथर बोल रहा है। तो ऑथर का ये बोलना है कि एलपीजी सब्सिडी की जो एलिजिबिलिटी है उसको थोड़ा आप ऊपर ही रखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एलपीजी दो। अभी हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हैं, एक बार लोगों को जब आदत लग जाएगी ना एलपीजी की और बायोमास बिल्कुल ही यूज करना छोड़ देंगे, तब उनकी हैबिट में आ जाएगा। बट अभी तो लोग हैबिट बनाने के रास्ते पे हैं। इस बीच में अगर आप सब्सिडी देना बंद कर दोगे तो ओवरऑल वो एलपीजी को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, वापस बायोमास पे चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहां पे क्या बताया जा रहा है कि भाई टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ एलपीजी। तो भाई अगर रूरल इलाकों में चले जाओ तो रूरल इलाकों में केवल 50% रूरल एलपीजी यूजर्स को घर पे होम डिलीवरी मिलती है एलपीजी रिफिल्स की। बाकी जो रूरल यूजर्स हैं उनको 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है एलपीजी सिलेंडर को लाने के लिए। एलपीजी अर्बन पॉकेट से मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्लम वगैरह है दिल्ली मुंबई के इलाकों में, कभी कभी तो उनको अपने एड्रेस प्रूफ के चलते सिलेंडर मिलता ही नहीं है, कनेक्शन मान लो मिल गया तो उन स्लम्स के अंदर एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ही नहीं होती है, तो उसके चलते स्लम हाउस होल्ड तक सिलेंडर पहुंचा नहीं, रिफिल पहुंचा नहीं। अभी जब रिफिल पहुंचा नहीं तो फिर वो क्या ही इस्तेमाल करेंगे एलपीजी सिलेंडर, वही कंडे और लकड़ियां जला के वो लोग अपना खाना बनाते हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल इस सप्लाई चेन को यहां पे सुधारने की जरूरत है, रूरल डिस्ट्रीब्यूटरशिप यहां पे सुधारने की जरूरत है। इस बात को इंश्योर करने की जरूरत है कि एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी हो टू एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया। फिर एक बार और यहां पे ये बताई जा रही है कि भाई एक नया मार्केट बनाइए लोकली अवेलेबल बायोमास के लिए। लोकली अवेलेबल बायोमास तो देखिए इस प्रकार के कंडे लकड़ियां, ये जो बायोमास जैसी चीजें होती है ना जिसको आप जला के खाना बनाते हो, आप इस बात को इंश्योर करो कि आप इस बायोमास को कहां पहुंचा दो। तो जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स होते हैं ना हमारे देश में, जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, इनको सेटअप किया जा रहा है अंडर सतत स्कीम, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट है वहां तक अगर आप बायोमास को पहुंचा दो तो उस बायोमास के ये प्लांट्स लोगों को थोड़े बहुत पैसे भी दे देंगे, इन प्लांट्स को बायोमास भी थोड़ा अफोर्डेबल दाम पे मिल जाएगा, और इन बायोमास की वजह से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी कम होगा। जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा हमको फर्टिलाइजर के फॉर्म में या किसी भी और फॉर्म में, वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होगा। इसीलिए अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इस समय प्लान भी चलाए जा रहे हैं। जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है उसने अभी एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं कि भाई उनको बायोमास पैलेट्स लाके दिए जाए जिसको वो अपने पावर स्टेशंस में जला सकें। तो कोयले के साथ बायोमास को इंजेक्ट करके ओवरऑल इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से इन बायोमास का प्रयोग करना, जिससे एयर पॉल्यूशन भी ज्यादा ना हो
और एनर्जी का वेस्टेज भी ज्यादा ना हो। तो ये बातें ओवरऑल 3 तरीके आपको बताए गए, सप्लाई चेन को इंप्रूव करो, सब्सिडीज ज्यादा दो, और दूसरा बायोमास का सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन करो। यूटिलाइजेशन कहना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन गलत शब्द हो जाएगा यहाँ पे। फिर हमारी सरकार इसके लिए देखिए सीरियस है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 स्कीम यहाँ पे लॉन्च हो चुकी, जिसके चलते 1 करोड़ और एडिशनल फ्री एलपीजी कलेक्शंस दिए जाएंगे गरीब घरों को। तो डेफिनेटली यहाँ सरकार बहुत कुछ कर रही है, सब्सिडी की ब्रैकेट को यहाँ पे एक्सपेंड करने की जरूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, डिप्लोमेटिक गेम्स। द यूएस एंड चाइना हैव एडेड अ क्लैश ओवर वैल्यूज टू टाइज ऑलरेडी अंडर स्टेन ओवर ट्रेड। देखिए ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के समय से ही चाइना और यूएसए के बीच में एक ट्रेड वॉर चल रही है, और अब तो यहाँ पे यूएस सरकार एक स्टेप आगे चली गई, उन्होंने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर दिए हैं फरवरी विंटर ओलंपिक्स 2022। तो बीजिंग में 4 फरवरी 2022 से शुरू होने वाले विंटर ओलंपिक्स हैं, इसका डिप्लोमेटिक बॉयकॉट हुआ है। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब यह है कि यूएस के डिप्लोमेट्स और ऑफिसर्स इन गेम्स में नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन एथलीट्स नहीं जाएंगे, अभी के लिए डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है, कंप्लीट बॉयकॉट नहीं हुआ है। हो सकता है यूएस गवर्नमेंट अपने स्टांस को और ज्यादा स्ट्रांग करे और कंप्लीट बॉयकॉट कर दे। तो कंप्लीट बॉयकॉट मतलब यूएस के यहाँ पे एथलीट्स भी नहीं जाएंगे। देखिए यूएस भी बहुत शाना है, यूएस को ये पता नहीं है कि उसके इस डिप्लोमेटिक बॉयकॉट के अगेंस्ट बाकी कंट्रीज उसको कितनी सपोर्ट करेंगी। तो बाकी कंट्रीज ने नहीं सपोर्ट किया तो वो अपने एथलीट्स भेज देगा, और यूएस को ये लगेगा कि अगर हमने अपने एथलीट्स नहीं भेजे, बाकी दुनिया ने अपने एथलीट्स भेज दिए, तो हमारा तो उल्लू कट जाएगा। तो इसलिए यूएस ने भी डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया, और इस डिप्लोमेटिक बॉयकॉट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने चाइना का सपोर्ट किया। तो चाइना भी यहाँ पे वही एग्रेसिव मोड में कि ये गलत है, हम प्रॉपर काउंटर मेजर्स लेंगे। हालांकि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ओपनली यहाँ पे चाइना के सपोर्ट में आए, और उन्होंने बोला भाई मैं तो जाऊंगा यहाँ पे ओवरऑल विंटर ओलंपिक गेम्स में एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशिया। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इंडिया का यहाँ पे क्या स्टांस है, तो इंडिया अभी भी उतने वायलेंट मूड में ओवरऑल यहाँ पे नहीं है। अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक स्टेटमेंट इशू किया गया था फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ रशिया, इंडिया और चाइना के द्वारा कि वो इस गेम्स को सपोर्ट करते हैं। जब G20 समिट हुआ था अक्टूबर में, बताइए कहाँ हुआ था, नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इस G20 समिट के दौरान भी यूएस के चलते इस विंटर ओलंपिक गेम्स को सपोर्ट नहीं दिखाया गया, स्ट्रांग सपोर्ट। बट ओवरऑल अभी भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सबके यहाँ पे जो एथलीट्स हैं वो जाएंगे। हाँ अभी के लिए डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है, इंडिया ने इस गेम्स को डिप्लोमेटिक बॉयकॉट नहीं किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि चाइना क्या कर रहा है हमारे बॉर्डर के ऊपर। फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी समिट भी ऑर्गेनाइज की जा रही है, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा। और उस डेमोक्रेसी समिट में मैं आपको बता दूं कि ना रशिया इन्वाइटेड है, ना चाइना इन्वाइटेड है। अगर आप साउथ एशिया की बात करो तो साउथ एशिया में ना ही श्रीलंका इन्वाइटेड है, ना ही बांग्लादेश इन्वाइटेड है, बट अभी के लिए इंडिया इन्वाइटेड है। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में ओवरऑल अगर आप देखो तो ये जो वॉर है ये जियो स्ट्रैटेजिक वॉर है, किसके किसके बीच में, यूएसए और चाइना के बीच में। किस चीज के लिए वॉर है, बादशाहत के लिए, ओवरऑल अपनी जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस को बढ़ाने के लिए, दुनिया भर में अपने क्लाउड इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है ना। यूएस की अपनी अलग आइडियोलॉजी, यूएस डेमोक्रेसी का सिद्धांत बनता है, चाइना अपने आप को टोटलिटेरियन रिजीम का वो रिप्रेजेंटेटिव बताता है। तो ये सब प्लस साउथ चाइना सी में चाइना एक लिमिट से ज्यादा गुंडागर्दी ना करे, इसलिए भी यूएस उसको स्ट्रेटेजिकली पुश बैक करता रहता है। तो लेट्स सी ये पूरा का पूरा मैटर कहां जाता है। पूरी दुनिया में आपको यूएस वर्सेस चाइना वाला एक एंगल दिख रहा है, और अलग अलग कंट्रीज अपने हिसाब से दूसरों की तरफ अलाइन हो रही हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री जो कि बीच में न्यूट्रल ग्राउंड लेके खड़ी है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को असर्ट कर रही है। यहाँ पे आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अ मेजर्ड रिस्पॉन्स, ओमिक्रॉन शुड नॉट सेट ऑफ पैनिक व्हाइल मोर इन्फेक्शियस डाटा शो इट एज लेस वीरुलेंट। देखिए ओमिक्रॉन से आने वाला जो डाटा है उस रिस्पेक्ट में अभी बहुत समय बीता नहीं। देखो अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका का जो प्रोविंस था जहां पे ये कस के फैलना शुरू हुआ, तो ओमिक्रॉन तस्वाने प्रोविंस, दसवाने डिस्ट्रिक्ट इन गोइटिंग प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, ये ग्लोबल एपिसेंटर बना ओमिक्रॉन की 4th वेव का। अब अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं, ओमिक्रॉन का एग्जैक्ट इंपैक्ट क्या है इसको एसेस करने में कम से कम 1 साल लगेगा। वैसे देखा जाए तो ओमिक्रॉन ऑलरेडी 50 कंट्रीज में लगभग अब डिटेक्ट हो चुका है। लेकिन एक बात यहां पे पॉजिटिव निकल के आ रही है कि जो ओमिक्रॉन है वो फैल बहुत तेजी से रहा है, लेकिन वो उतना डेंजरस है नहीं। उसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो उतना ज्यादा अभी के लिए निकल के नहीं आ रहा है, समझ गए। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जानी।
अगर आप देखा जाए तो ये जो ओमिक्रॉन फैला है टशवाने डिस्ट्रिक्ट गोटांग प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे जो 166 लोगों को एडमिट किया गया कोविड वार्ड में, पिछले 2 हफ्तों में 10 लोगों की मौत हुई है, तो लगभग 166 का 6.6%। इससे पहले जो डेल्टा बीटा गामा वेरिएंट्स की वजह से जो वेव आई थी उसमें 17 से 23% लोगों की मौत हो रही थी। तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो यहाँ पे कम होता नजर आ रहा है। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि ज्यादातर लोग जो यहाँ पे एडमिट हुए थे वो अनवैक्सीनेटेड थे। कोविड वार्ड्स में जो 38 एडल्ट थे जिसमें से 6 वैक्सीनेटेड थे, 24 अनवैक्सीनेटेड थे और 8 के वैक्सीनेशन स्टेटस के बारे में पता नहीं था। तो आप ये कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका के अंदर वैक्सीनेशन का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं। अभी भी साउथ अफ्रीका के अंदर 30% आबादी को एक डोज मिली है और 25% आबादी पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुकी है। अब आप बोलोगे साउथ अफ्रीका के अंदर इतना कम वैक्सीनेशन क्यों है? उसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि साउथ अफ्रीका की आबादी के हिसाब से उनके पास वैक्सीनों की कोई कमी नहीं थी। अगर आप याद करो, इंडिया में जब शुरुआत में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था जनवरी 2021 में, उस समय पे सेकेंड वेव पूरी तरीके से नहीं आई थी, तो शुरुआत में लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे थे, उनको डाउट लग रहा था क्योंकि कोविड ज्यादा फैल नहीं रहा था। वो तो जब सेकेंड वेव आई वो बहुत तेज फैलना शुरू हुआ तब लोगों की हालत हुई खराब हुई, दौड़े दौड़े गए वहां पे वैक्सीन लगवाने के लिए। तो साउथ अफ्रीका में भी शुरुआत में जो ओवरऑल वैक्सीन हेजिटेंसी थी वो बहुत ज्यादा थी, उसके चलते उनके यहाँ पे जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो हो गया डिले, और उसके चलते वहां पे वैक्सीनेशन की वेव आई। 3 वेव्स आ चुकी हैं, तो 3 वेव्स में बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका के इन्फेक्ट हुए। तो जो इन्फेक्ट हो गए उनके अंदर ऑब्वियस सी बात है थोड़ी नेचुरल इम्यूनिटी आ गई होगी, और उस नेचुरल इम्यूनिटी ने भी यहाँ पे लोगों को ओमिक्रॉन से प्रोटेक्ट किया होगा। तो अभी तक जो डाटा निकल के आ रहा है ओमिक्रॉन के कंटेक्स्ट में, वैसे तो अभी पूरा डाटा निकल के आया नहीं है, कम से कम 2 हफ्ते अभी हमें और रुकना पड़ेगा। तो 4 हफ्ते के बाद ही ओमिक्रॉन का जो मेन मोर्टिलिटी स्टेटस है और आफ्टर इफेक्ट्स है वो हमको पता चल पाएंगे। अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट से बचने के लिए भी जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए हमें पहले तो वैक्सीनेशन को कंप्लीट करना चाहिए और उसके बाद साइंटिफिक एविडेंसेस के हिसाब से बूस्टर डोजेस देनी है या नहीं देनी है इसको डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं लो टोबैको टैक्स पुअर हेल्थ। तो लो टोबैको टैक्स पुअर हेल्थ, देखिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे देश में ठीक ठाक लोग टोबैको के इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 15 साल से ज्यादा के लोगों की बात करो तो 28.6% लोग टोबैको इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 13 से 15 साल के लोगों की बात करो बच्चों की, तो 8.5% लोग किसी ना किसी तरीके का टोबैको इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में हम दूसरे नंबर के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं टोबैको के, और टोबैको की वजह से बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो हार्ट के डिजीज है, कैंसर, डायबिटीज, क्रॉनिक लंग डिजीज, ये हम सबको पता है। और इन डिजीज के चलते हर साल हेल्थ खर्चों में 1,77,340 करोड़ रुपए लोगों के खत्म हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें एक नेचुरल रिस्पॉन्स सरकार का क्या होना चाहिए कि आप टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दो। जब टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दोगे तो वो प्रोडक्ट्स हो जाएंगे महंगे, और जब वो प्रोडक्ट्स हो जाएंगे महंगे तो लोग उसको कम कंज्यूम करेंगे। लेकिन जब से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 लागू हुआ है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा टैक्सेस बढ़ाए नहीं गए। इनफैक्ट सिगरेट के दाम केवल 5% बढ़े हैं इंडिया के अंदर। तो ये एक यहाँ पे डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। इसके चलते जो 2 चीजें गड़बड़ हो रही हैं, एक तो टोबैको का कंजम्पशन बढ़ रहा है, क्योंकि टैक्स नहीं बढ़ा है तो दाम टोबैको के कम है, तो दाम कम है तो ओवरऑल लोग ज्यादा टोबैको फूंक रहे हैं, और ज्यादा टोबैको फूंक रहे हैं तो उससे क्या होगा कि लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे। दूसरा, टैक्स अगर बढ़ता तो लोगों के पास मतलब सरकार के पास पैसे आते, और इस पैसे से सरकार कोविड-19 पैंडेमिक में पैसा खर्च कर सकती थी। तो डबल यहां पे आप कह सकते हो डिक्लाइन है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी टैक्स मिलता है उसमें 3% डिक्लाइन आया। अगर आप एवरेज सालाना टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी टैक्स लगाए इससे इनकम की बात करो तो एक्साइज ड्यूटी, एनसीसीडी, जीएसटी और कंपनसेशन सेस, इन सबको अगर आप मिला लो तो आपको टोबैको से 53,750 करोड़ का ही टैक्स मिलता है। समझ गए भाई? एनसीसीडी यहां पे क्या है? तो एनसीसीडी है नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी। इसको 2020-21 में यूनियन बजट में लाया गया था। तो टोटल टैक्सेस सालाना टोबैको से आ रहे हैं केवल लगभग 53,750 करोड़, 53,750 करोड़, जो कि कम है। अब प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि जीएसटी के आने से पहले के जो 5 साल है उसमें यह ट्रेंड देखा गया कि जो राज्य की सरकारें थी वो टोबैको के ऊपर टैक्स बढ़ा रही थी। अगर आप देखो तो 2009-10 से लेकर 2016-17 का डाटा ये बताता है कि इंडिया के जो एडल्ट्स है ना
उनके अंदर टबैको यूज 17.3% घटा था। उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि जीएसटी के आने से पहले के जो 5 साल थे वहां पे ज्यादातर राज्य की सरकारों ने अपने वैट टैक्सेस, वैल्यू एडेड टैक्सेस को बढ़ाया। और दुनिया में ऐसा बताया गया है, इनफैक्ट ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे का ये डाटा बोलता है कि भाई अगर आपको टबैको की कंजम्पशन को किसी कंट्री में कम करना है तो सबसे बेस्ट और पोटेंट तरीका यह है कि आप टबैको के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दो। लेकिन जीएसटी के आने के बाद से ये देखने को मिला है कि टोबैको के ऊपर टैक्सेस ज्यादा नहीं बढ़ाए गए हैं और उसके चलते टोबैको का जो यूज है वो इंडिया में बढ़ रहा है, सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड इंडिया के अंदर आ रहा था कि भाई टोबैको का यूजेज कम हो रहा था, वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड जा रहा है, टोबैको यूज होना ज्यादा शुरू हो रहा है। बहुत सारे जो करंट स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट फूकते हैं, बीड़ी फूकते हैं, वो और फूक रहे हैं, और जो पहले नहीं फूकते थे वो अब फूकने कैटेगरी में आने, चूंकि सस्ती बिक रही है। तो इंडिया का जो टारगेट है इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 कि 2025 तक 30% टोबैको यूजेज को हम कम कर देंगे, वो टारगेट किसी भी हिसाब से पूरा होने वाला नहीं है। अगर आप यहां पे टोबैको के बर्डन की बात करो, टोबैको पे टैक्स बर्डन की बात करो, तो बीड़ी के ऊपर जो टोटल टैक्स बर्डन है वो 22% है, सिगरेट के ऊपर 53%, 53%, स्मोकलेस टोबैको मतलब पान गुटखा के ऊपर, मतलब ये जो गुटखा पान मसाला टाइप की चीजें होती है उसके ऊपर 64% है। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ बोला है कि सारे तरीके के टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर कम से कम 75% का टैक्स होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये जो जीएसटी का टैक्सेशन मैकेनिज्म आया है वो किसको फेवर कर रहा है? इन टोबैको कंपनीज को फेवर कर रहा है। ये बेधड़क पैसा कमा रही है। खैर, उनका पैसा कमाने से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि भाई लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। ऊपर से ऐड करते रहते हैं हमारे सेलिब्रिटी जुबान केसरी जैसे शाहरुख खान, अजय देवगन टाइप, जिसके चलते और इस प्रकार के टोबैको के जो प्रोडक्ट्स के यूजेज हैं वो बढ़ जाते हैं और लोगों की हेल्थ इससे खराब होती है। आपको पता होना चाहिए इंडिया में जो सबसे ज्यादा इंसिडेंस वाला कैंसर है वो है ओरल कैंसर। खा खा के पान मसाला लोगों ने अपना मुंह खराब कर रखा है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब एक और चीज कही जा रही है, अगर आपको यहाँ पे टोबैको के ऊपर टैक्सेस बढ़ाने हैं तो डिसीजन लेना पड़ेगा जीएसटी काउंसिल के अंदर। तो यहाँ पे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों को मिलकर टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ाने चाहिए, तब जाके टोबैको की कंजम्पशन यहाँ पे कम होने वाली है। अगर आप एनसीसीडी की बात करो तो टोबैको टैक्सेशन सिगरेट्स के ऊपर अगर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात की जाए तो 54% से कम होकर 8% होगी, बीड़ी पे 17% से कम होकर 1%, स्मोकलेस प्रोडक्ट्स के ऊपर 59% से कम होकर 11%। तो ये काम यहाँ पे गड़बड़ है, इसको बहुत अर्जेंट बेसिस पे सही करने की जरूरत है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। छोटा सा आर्टिकल, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, प्रपोजिंग अ लॉ इन बैड फेथ। तो भाई कर्नाटका में एक एंटी कन्वर्जन लॉ लाया जा रहा है और ये इस कंटेक्स्ट में लाया जा रहा है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो कि कर्नाटका के अंदर हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको यहाँ पे रोकने की कोशिश की जा रही है। हम दोनों पक्षों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लव जिहाद से रिलेटेड एंटी कन्वर्जन लॉ लाए गए हैं, उसी प्रकार से कर्नाटका के अंदर भी लाए गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है बीजेपी लेड जो पार्टी वर्कर्स हैं और जो भी मेन उनके लीडर्स है, इनका यह कहना है कि कर्नाटका के अंदर जो क्रिश्चियन मिशनरी है वो बहुत तेजी से हिंदुओं को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, और इसके लिए यहां पर कर्नाटका की सरकार ने स्टेप लेने भी शुरू कर दिए इसको रोकने के लिए। जुलाई में डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज वेलफेयर, जुलाई 2021 में डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज वेलफेयर ने जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स थे उनको बोला कि भाई आप पता करवाओ कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने चर्चेज हैं। ठीक है भाई, तो पहले चर्चेस का यहां पे एक सर्वे हुआ, ओके, एक रिलीजियस सर्वे हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक फॉर्मर मिनिस्टर है, बीजेपी के एमएलए हैं गुलीहाटी शेखर, इनका बोलना है कि भाई इनकी मदर तक को यहाँ पे जबरदस्ती क्रिश्चियन मिशनरीज ने मतलब एल्योरमेंट देके कन्वर्ट करवा लिया और 15,000 से 20,000 लोगों को मिशनरीज ने एल्योरमेंट देके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा लिया। तो इसके लिए यहाँ पे एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई। हालांकि उस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बताया कि भाई किसी को भी फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं करवाए गए हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो जो सरकार है कर्नाटका की वो काफी एक्टिव हो चुकी है और ये चर्चेस का ओवरऑल सर्वे करवा रहे हैं। उस सर्विस की बेसिस पे ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कितना ये मिशनरीज यहां पे कन्वर्जन करवा रहे हैं। ठीक है भाई, लेकिन ओवर अगर आप देखोगे तो जो क्रिश्चियंस हैं उनकी तरफ से एक अलग ही स्टोरी निकल के आ रही। क्रिश्चियंस यहां पे क्या बोल रहे हैं? क्रिश्चियंस का यहां पे ये बोलना है कि भाई आप हमको गलत विक्टिमाइज कर रहे हो। क्रिश्चियंस जो क्रिश्चियन ग्रुप्स है उनका क्या बोलना है कि भाई देखिए इस प्रकार के अगर आप नियम कानून बनाओगे और क्रिश्चियन कम्युनिटी को
विलीफाई करोगे, गलत लाइट में दिखाओगे, तो जो हिंदुत्व ग्रुप्स हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को परेशान कर सकते हैं। क्रिश्चियंस तो कर्नाटका की केवल 1% आबादी बनाते हैं, हम कैसे रैंपेंट कन्वर्जन करवाएंगे। इनफैक्ट जो बेंगलुरु के आर्च बिशप है पीटर मचाडो, इनका यह बोलना है कि इस प्रकार के लॉस क्रिश्चियंस को टारगेट करते हैं। रिसेंटली जनवरी से अब तक 32 इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिल गए हैं जिसके चलते क्रिश्चियन कम्युनिटी पे अटैक हुआ है, हिंदुत्व ग्रुप्स ने अटैक करवाया है। जब से चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई आए हैं तब से उनकी गवर्नमेंट इस बात का प्लान कर रही है कि नहीं भाई, हम एक एंटी कन्वर्जन लॉ तो लेके आएंगे ही आएंगे, जिसके चलते जो क्रिश्चियनिटी से जबरदस्ती हिंदुइज्म धर्म में कन्वर्जन वाला काम चल रहा है इसको हम रोकेंगे। तो इस प्रकार की बातें इस समय पे कर्नाटका में आग पकड़ रही हैं। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, काफी मदद मिलती है उससे। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।